Assalamualaikum, dear students. My name is Dr. Asad and I am a chemistry teacher at QCA. आज जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है तो उसमें जो है आयनाइजेशन एनर्जी को हमने डिस्क्राइब करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी पे कौन कौन से फैक्टर जो है इनको इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर को डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद जो है यही आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो आयनाइजेशन तो हमने यहाँ पे तीन बेसिक पॉइंट्स को जो है डिस्क्राइब करना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स क्या हैं और फिर आयनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या जो है ट्रेंड्स हैं पीरियड थर्ड में और वहाँ पे क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उन सब को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये सारे फैक्टर जो है वो हमने जो है यहाँ पे इस पर डिस्क्राइब करने हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? Ionization energy is the amount of energy required to detach an electron from the outermost shell of a gaseous atom. ये पहला पॉइंट आप लोगों ने जहन में बिल्कुल जो है याद रखना है कि एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए कि एटम हो और वो गैसियस स्टेट में होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल उस टाइम डिस्क्राइब होगी। अगर किसी जगह पे जो है यहाँ पे एक स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया है तो ये रॉन्ग जो है आप लोगों के पास आयनाइजेशन पोटेंशियल इसको मैं नहीं कहूँगा। अगर यहाँ पे एल लिखा हो और इसके साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल गलत है। अगर किसी जगह पे यहाँ पे सॉलिड लिखा हो, एस लिखा हो और उसके साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल वो भी गलत होगा। आप लोगों ने बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल उस टाइम डिस्क्राइब होगी जब एक एलिमेंट गिवन हो और उस एलिमेंट के साथ यहाँ पे स्टेट जो है ये गैसियस स्टेट हो तो ये गैसियस स्टेट इसके लिए मस्ट है। सो हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से डिस्क्राइब करते हैं। ये अगर आप लोग देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। मैंने बाहर से एनर्जी इसमें ऐड करी है लेकिन ये एटम जिसमें मैं एनर्जी ऐड कर रहा हूँ इट मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं इसमें ये एनर्जी ऐड करता हूँ और इस एनर्जी ऐड कर देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जो है मैं फ्री कर लूँ तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने इसमें ऐड की है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से डिस्क्राइब करते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा कि मैं इस तरह डिस्क्राइब करूंगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है शेल से और यहाँ पे जो है ये गैसियस आयन जो भी एलिमेंट है ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने इसमें ऐड की है और इससे इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने फ्री कर लिया है तो इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करने के लिए मैं इसमें एनर्जी ऐड करता हूँ तो एनर्जी एडिशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो है ये एक्स जी है अगर आप लोग देखें गैसियस स्टेट में है और ये आयनाइजेशन एनर्जी है एंड व्हेन वी हैव टू ऐड इनटू दिस एलिमेंट वी हैव टू डिटेच इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच हुआ है और ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये जनरल जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो है एक जनरल स्केच है। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप लोग देखें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें वो न्यूक्लियर चार्ज है। अगर आप लोग देखें न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होता है, जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो द बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगी। उसको डिटेच करने के लिए यू हैव टू ऐड मोर एनर्जी। तो मैं यहाँ पे जो है एक रिलेशन इस तरह लिख देता हूँ कि जब आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इसको अभी हम डिस्कशन करते हैं और उसको जो है हमने डिस्क्राइब करना है। उसके लिए आप लोग जो है मेरे पॉइंट्स यहाँ पे ये रखें कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी।
तो जितनी एनाइजेशन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्रॉम लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन नंबर मींस न्यूक्लियर चार्ज है, तो डेफिनेटली जो है आप लोगों के पास एनाइजेशन पोटेंशियल जो है इंक्रीज होती है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप फ्रॉम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो एनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इंक्रीज की तरफ मूव करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप लोग यही जो एलिमेंट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी, और जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इट मींस वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव आल्सो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको भी अभी हम जो है डिस्क्राइब करते हैं पीरियड्स में, और कॉलम वाइज भी इसको डिस्क्राइब करते हैं आप लोगों को, जो ट्रेंड में मैं डिस्क्राइब करता हूँ। और इस तरह साइज ऑफ द एटम, तो अगर एक एटम का साइज स्मॉल है तो उस पर डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर एक एटम का साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियर पुल का आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट क्या होगा, वो कम होगा, तो जिसकी वजह से जो है उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना वो आसान होता है। तो जब साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिक्रीज की तरफ मूव करती है, तो ये डिक्रीज की तरफ जो है आ जाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप लोग देखिए एक दूसरा फैक्टर है जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये अगर आप लोग देखें ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो दो ये न्यूक्लियस जो है अगर आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं, तो ये इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्ट करता है। लेकिन ये जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को सिमिलर चार्ज की वजह से रिपेल करते हैं। तो जब ये रिपेल होते हैं तो इस पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस कम होते हैं, तो हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूक्लियर के पुल से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है ये को शील्ड कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इस शेल में आ जाता हूँ, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 18 जो भी इलेक्ट्रॉन में जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि जितना जो है इलेक्ट्रॉन इनर्शियल इंक्रीज होंगे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक एक एलिमेंट है उसका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक एलिमेंट है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। और देन द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, जो अगर आप लोग देखें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और हाफ फिल्ड की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये ज़्यादा होती है देन द पार्शियली फिल्ड। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल की होती है, और सबसे मैक्सिमम जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की जो है यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब होती है। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे इन फैक्टर्स को ज़हन में रखना है। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय पेनिट्रेशन इफेक्ट, उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि मेरे पास जो है 3 और सब एनर्जी लेवल्स हैं। एक एस सब एनर्जी लेवल है, दूसरा पी सब एनर्जी लेवल है, अनदर डी सब एनर्जी लेवल है, अनदर एफ सब एनर्जी। लेकिन इसके लिए रूल ये है कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन सब के लिए सेम होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट को अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो इन सब के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या है, अगर मैं इसको 4s लिखता हूँ तो ये 4s के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4p जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये 4 इनके लिए सबके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये सेम होना चाहिए, और यहाँ पे जो है ये 4f होगा। सो इनमें से जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रॉन तो इससे होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन ज्यादा है क्योंकि एस ऑर्बिटल और स्फेरिकल शेप है और उस पे न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। तो इफ वी हैव सिमिलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अगर इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिमिलर हो तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन का वो इसमें होगा, और सबसे जो लीस्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा वो एफ में होगा। लेकिन इसके लिए मस्ट है आप लोगों ने याद रखना है कि द
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट हो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम होगा उसके लिए एनर्जी जो है क्या होगी, वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में एस से इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए ज़्यादा, फिर उसके बाद P का ऑर्डर है, फिर उसके बाद D का है, और फिर उसके बाद F का है। तो सबसे लीस्ट इफेक्ट है वो F पे है, मतलब ये रेडिएशन पोटेंशियल जो सबसे लीस्ट रेडिएशन एनर्जी है तो वो यहाँ पे F के लिए डिस्क्राइब होगी, और सबसे मैक्सिमम जो है वो S के लिए डिस्क्राइब होगी। तो ये तो जनरल जो है इसके क्या है, अगर आप लोग गौर से देखिए ये इसके फैक्टर्स है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो उस केस में जो है आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। अगर आप लोग गौर से देखें, हम यहाँ पे अब पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, और पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को जो है यहाँ पे जो है मेंशन करते हैं, और उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जीज को में जो ट्रेंड्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है अगर आप लोग गौर से देखें, ये पीरियड थर्ड एलिमेंट्स जो है उनमें ट्रेंड्स पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, और उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या क्या ट्रेंड्स हैं एलिमेंट्स ट्रेंड उनको जो है डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सोडियम मेटल है, यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, यहाँ पे अगर आप देखें सिलिकॉन है, फिर उसके बाद अगर आप देखें फास्फोरस है, सिलिकॉन है ये, और यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन है, और यहाँ पे आर्गन है। ये एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, और हमने यही पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के जो ट्रेंड्स हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सोडियम मेटल की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सोडियम मेटल अगर आप लोग गौर से देखें तो इट इज राउंड अबाउट ये 496 किलो जूल पर मोल है। तो मैं यहाँ पे किलो जूल पर मोल जो है यहाँ पे इसके साथ ये यूनिट लिख रहा हूँ, और बाकी जो है आप लोग प्लीज है मैं सिर्फ जो है वैल्यूज लिख रहा हूँ 496। देयर इज नो नीड कि आप लोग इन वैल्यूज को रटा करें। मैं सिर्फ जो है आप लोगों को ये क्लियर करना कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है, आप लोगों ने सिर्फ ट्रेंड्स को जहन में रखना है। देयर इज नो नीड, अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये वैल्यू याद रखनी, नहीं, आप लोगों ने सिर्फ जो है ये ट्रेंड्स देखना है कि जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ तो मेरे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ तो मेरे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने दो किस्म के ट्रेंड देखने हैं, मैंने कॉलम वाइज देखना है, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, मैंने पीरियड वाइज देखना है, पीरियड वाइज, या मैंने कॉलम और पीरियड को मिक्स करना है। तो दो किस्म के कॉलम वाइज देखना है, यहाँ पे जो है पीरियड वाइज देखना है कि पीरियड वाइज क्या है, और या पीरियड और कॉलम दोनों को मिक्स करके उसके बेस पे जो है मैंने डिसाइड करना है कि किसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये सोडियम है, इसके हैविंग 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। मैग्नीशियम के अगर आप लोग देखें तो ये 738 है, 738 किलो जूल पर मोल इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये किलो जूल पर मोल मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, तो 738 किलो जूल। एल्यूमिनियम के लिए अगर आप लोग गौर से देखें तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है तो ये 578 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। 578 किलो जूल पर मोल जो है ये एल्यूमिनियम के लिए जो है ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू डिटेच इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिटेच करें। सिलिकॉन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर आप लोग गौर से देखिए तो ये राउंड अबाउट जो है यहाँ पे 789 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी है, 789 किलो जूल पर मोल। और फास्फोरस को अगर आप लोग देखें ये 1012 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अगर आप लोग सल्फर को देखें तो सल्फर के लिए 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ये जो है वो एनर्जी है, देखें सल्फर के लिए 1000 किलो जूल, फास्फोरस के लिए 1012 किलो जूल, सिलिकॉन के लिए 789। क्लोरीन को अगर आप लोग देखें, क्लोरीन की जो एनर्जी है तो द एनर्जी ऑफ क्लोरीन जो है यहाँ पे जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये अराउंड 1200 जो है 1251 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। और आर्गन के लिए अगर आप लोग देखें तो ये 1521 किलो जूल पर मोल जो है इसकी एनर्जी डिस्क्राइब होती है। तो आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे ये है 496, यहाँ पे 738, 578, 700। अगर आप लोग देखें यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, फिर यहाँ पे जो है एक एब्नॉर्मलिटी जो है, अदरवाइज द एब्नॉर्मल इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये एब्नॉर्मल है,
यहाँ पे जो है इंक्रीज आ गया फिर डिक्रीज आ रहा है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं मूव कर रहा हूँ तो एनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज आ गया लेकिन फिर डिक्रीज आ रहा है। अगर आप लोग देखें तो फास्फोरस की एनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या है, ये जो है सल्फर से ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि सल्फर की जो है ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। फिर अगर आप लोग देखें तो फिर यहाँ पे कोई मसला नहीं है, रेगुलर ट्रेंड है 1000 से 1251 और यहाँ पे 1521 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो द पॉइंट ये है कि सोडियम मेटल जो होते हैं तो मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, मेटल हैव सबसे लीस्ट है। अगर आप लोग इसमें देखें इस साइड पे ये मेटल्स है, उस साइड पे ये नॉन मेटल्स है, तो जनरल ये है कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाइल नॉन मेटल। मैं जनरल ट्रेंड यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है ये ज़हन में रखना है कि नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जनरल ट्रेंड ये हो गया कि नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल while metals have low ionization potential, while metals have low ionization potential, non-metals have high ionization potential while metals have low ionization potential। तो ये पहली पहचान है। अगर आपको कोई ये कहे कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है और वो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का है तो वो कौन सी साइड पे होगा, वो मेटालिक बिहेवियर शो करेगा या नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करेगा। तो डेफिनेटली आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर एक एलिमेंट है और उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लो है तो डेफिनेटली वो मेटल के साइड पे होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि एक एलिमेंट है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा जो है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है तो डेफिनेटली वो नॉन मेटल के साइड पे होगा। अच्छा, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो भी आप लोग ध्यान में रखें कि जिन एलिमेंट्स की लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ना है कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। और जिन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हाई होता है तो ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है वो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का है, दूसरा एक एलिमेंट है वो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल का है, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये दोनों मैं कंबाइन कर लेता हूं और इससे एक्स वाई प्रोडक्ट बन गए तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड बॉन्ड, इनके दरमियान क्या एक्सपेक्टेड बॉन्ड होगा। अगर एक लो है और दूसरा हाई है और इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड की तरफ हम मूव करेंगे। द कंपाउंड विल बी डिस्क्राइब्ड एज आयनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड जो होगा ये आयनिक कंपाउंड होगा। अगर मैं लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वालों को हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल वालों के साथ मिक्स करके कंबाइन करता हूं तो डेफिनेटली ये कंपाउंड है। ये खैर ये सारे हिंट्स आप लोगों के लिए मैंने लिखने हैं, लेकिन ये जनरल जो है आप लोगों को देखें, आप लोग देखें while magnesium have high ionization potential than the aluminium, this is due to the stable electronic configuration. If you look at the electronic configuration, so it's a neon. अगर आप लोग देखें नियॉन और यहाँ पे ये 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, द s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, ये कंप्लीटली फिल्ड है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये नियॉन और ये 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये पार्शियली फिल्ड है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना आसान होता है और जो ये कंप्लीट जो फिल्ड होता है इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना जो है ये मुश्किल होता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो अगर मैं इनके ट्रेंड्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करूं तो इनका जो ट्रेंड होगा वो ये है कि अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम हैव मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम को अगर आप लोग देखें तो फिर उसके बाद सोडियम जो है, तो एलिमेंट हैविंग लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड थर्ड में, मैं मेटल की बात फिलहाल कर रहा हूँ, नॉन मेटल की तरफ नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोग वो देखें, यहाँ पे सबसे जो लीस्ट होगा वो सोडियम का होगा और सबसे जो मैक्सिमम होगा वो मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया। मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये कंप्लीट डिफेंड हाउ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पार्शियली फिल्ड। तो इसलिए कंप्लीट इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डिटेच करना मुश्किल होता है और पार्शियल इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डिटेच करना आसान होता है। दिस सेम सिचुएशन विद द फास्फोरस, यहाँ पे अगर आप लोग इब्नॉर्मेलिटी है तो इब्नॉर्मेलिटी इन फास्फोरस जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ये नियॉन और अगर आप लोग देखें 3s2 3p3 है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड फास्फोरस के लिए हाफ फिल्ड है और सल्फर के लिए 3p4 है, वो फिर पार्शियली फिल्ड हो जाता है।
तो पार्शियली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन डिटेच करना जो है ये जो है आसान होता है दिन द हाफ फिल्ड। तो ये जो है एक पॉइंट था। तो जो टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो उस पर जो है जो फास्फोरस का जो एब्नॉर्मलिटीज़ वहाँ पे आ रही थी और फिर उसके बाद जो है मैग्नीशियम का वो उसके रीज़न तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अब इसमें आप लोगों के साथ ट्रेंड्स पे डिस्कशन करनी है। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत केयरफुली देखना है कि किस तरह देखें। पहले तो आप लोग इसको पहचानें कि इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे जो है इनको पीरियड्स कहते हैं। ये क्या है, पीरियड्स में आते हैं। इनको पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स से डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो है ये आप लोगों के पास जो बनते हैं, ये जो वर्टिकल्स होते हैं कॉलम्स, इनको कॉलम से डिस्क्राइब करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जो है बहुत केयरफुली देखना है कि यहाँ पे पीरियड वाइज क्या ट्रेंड्स बनते हैं, आप लोगों ने कॉलम वाइज क्या ट्रेंड बनते हैं और पीरियड वाइज जो है क्या ट्रेंड बनते हैं। ये दो चीजें आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखनी है। पीरियड वाइज आप लोगों से जो दो मतलब ये कि मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने ज़हन में रखे हैं। ट्रेंड्स में 3 क्वेश्चन को आप लोगों ने बिल्कुल जो है ये ज़हन में रखना है। जो ट्रेंड्स है तो उसमें 3 क्वेश्चन। एक आप लोगों के पास फर्स्ट जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि एक होता है पीरियड वाइज ट्रेंड होता है। पीरियड वाइज जो है ट्रेंड्स क्या है, एक ये क्वेश्चन आप लोगों से जो है डिमांड होता है। आप लोगों ने बिल्कुल जो है फ्रॉम लेफ्ट राइट की बात करनी है। फ्रॉम लेफ्ट राइट जाते हैं तो इसमें आप लोगों को जो है सिर्फ 2 एब्नॉर्मलिटीज हैं और जो कि एक ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के लिए है और एक जो है ग्रुप 5 एलिमेंट्स के लिए जो है यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी है। बाकी एब्नॉर्मलिटी नहीं है, सिर्फ जो है इन 2 एलिमेंट्स की एब्नॉर्मलिटीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि कॉलम वाइज क्या जो है आप लोगों के पास क्या है। कॉलम वाइज है, कॉलम्स जो है अगर आप लोग देखें कॉलम वाइज जो है क्या ट्रेंड्स हैं। और द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये पीरियड्स और कॉलम वाइज दोनों को मिक्सअप करते हैं। तो पीरियड वाइज जो ट्रेंड्स होते हैं और कॉलम वाइज जो है इन दोनों को मिक्सअप करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन डिमांड होती है कि आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सिर्फ इन 2 को आप लोग ज़हन में रखें कि जिसमें एब्नॉर्मलिटीज़ है, बाकी में किसी में एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने अगर वो कॉलम्स और पीरियड्स को मिक्सअप करते हैं तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। ओके, सो यहाँ पे कुछ मॉडल क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली कि एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी कि ऐसे एलिमेंट इसने आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये जो है अगर आप लोग नोट्स देखें ये मैंने लिखा है ए सोडियम मेटल, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस। देखिए सोडियम ये है, एल्यूमिनियम ये है, सिलिकॉन ये है, फास्फोरस ये है। अगर आप लोग देखें मैंने अभी आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लियर कट लिखा था कि फास्फोरस है मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग देखें न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है और दूसरा जो है वहाँ पे जो है हाफ फेड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो आप लोग के पास होगा द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो फास्फोरस जो है यहाँ पे आंसर बनता है क्योंकि सोडियम फिर उसके बाद मैग्नीशियम सोडियम हैव लीस्ट व्हाइल फास्फोरस हैव मैक्सिमम। फास्फोरस का सिलिकॉन से ज्यादा है, सिलिकॉन का एल्यूमिनियम से ज्यादा है और एल्यूमिनियम का सोडियम से ज्यादा है। मैग्नीशियम को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। द सेकंड क्वेश्चन जो है अगर आप लोग देखें तो द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कि इसमें से कौन से एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब आप लोग देखें एक बेरिलियम है, यहाँ पे है बेरिलियम, सोडियम ये है, अगर आप लोग देखें पोटाशियम ये है, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है, ये बेरिलियम है और द लास्ट वन ये है अगर आप लोग देखें तो वो लिथियम है। आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए ये बिल्कुल एल शेप ट्रेंड है, एल शेप बिल्कुल जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इस टाइम पे तो बिल्कुल ये एल शेप ट्रेंड है। आप इस पे आसान सा क्वेश्चन कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम और इसके एनर्जी पोटेंशियल क्योंकि ग्रुप सेकंड भी है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है तो इसलिए एनर्जी पोटेंशियल जब इसमें अगर आपको मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी फॉर द बेरिलियम। यहाँ पे इसको बेरिलियम से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट अगर आप देखिए ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये सिलिकॉन है, ये अगर आप लोग देखिए नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये सिलिकॉन और ये एल्यूमिनियम। आप लोग देखिए बिल्कुल जो है यहाँ पे भी आप लोगों को जो है बिल्कुल एल शेप
एल शेप जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को जो है यहाँ पे भी एल शेप है ट्रेंड नजर आ रहा है। आप लोग देखें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन तीनों नाइट्रोजन को इग्नोर करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन तीनों की अगर मैं बात करता हूँ तो फास्फोरस की है, फिर उसके बाद सिलिकॉन फिर एल्यूमिनियम की, लेकिन फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से क्या है वो ज्यादा है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना आसान है और इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना सबसे मुश्किल है। तो अगर मैं इस तरह का ट्रेंड देखूं जिसमें पीरियड और कॉलम को मिक्स किया गया है और एल शेप, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन के लिए डिस्क्राइब होगी। अच्छा, अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, वो भी अगर आप लोग थोड़ा सा और से देखें तो ये जो है आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड के लिए यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे एक आइडिया लेते हैं और उसको जो है सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम आयन, तो ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s0 है। अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑलरेडी ये गैसियस आयन है, ये ऑलरेडी गैसियस आयन है। अब मैंने यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करना है कि इनमें से जो है कौन से एलिमेंट गैसियस आयन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये ईटा के पेपर में प्रेजेंट भी है। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो है नियान और ये 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और यहाँ पे भी है अगर आप लोग देखें तो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के लिए नियान 3s2 3p0 क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें सिलिकॉन के लिए ये नियान है और अगर आप देखें तो ये 3s2 और 3p1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन आयंस में जो है वो सोडियम की है क्योंकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक एलिमेंट एक्वायर करता है तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन आयंस में आप लोगों ने देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो मोस्ट स्टेबल है। तो जिस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगी उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे ये सोडियम गैसियस आयन से इलेक्ट्रॉन सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ और वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने थोड़ा सा और से देखना है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग देखें वो क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ वो ये है कि एलिमेंट हैविंग जो है मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैं यहाँ पे एलिमेंट को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपने क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी देखना है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी देखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप देखें नियान और यहाँ पे जो है ये 3s1 है, यहाँ पे जो है ये नियान और अगर आप लोग देखें तो 3s2 है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें नियान और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 3s2 3p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। Which of the following एलिमेंट हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी? तो अगर आप लोगों को एलिमेंट गिवन ना हो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन हो तो आपने क्या करना है, इसमें द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पॉइंट आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 1s2 2s2 एंड 2p ये है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें p4 पर 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो 2p 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत केयरफुली देखें, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम का ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है मैग्नीशियम का है। अगर आप लोग है यहाँ पे ये सोडियम के लिए है, ये अगर आप लोग देखें ये मैग्नीशियम के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है अगर आप लोग और देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिलिकॉन के लिए है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है नाइट्रोजन के लिए है। एलिमेंट हैविंग जो है यहाँ पे ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
देखिए ये 3, ये भी 3, ये भी 3, यहाँ पे ये 2 जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सबसे स्मॉल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी वजह से जो है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अगर मैं जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ तो उसमें द मेन पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैंने उसको जो है प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास तो देखें आइंस के बेस पे गिवन हो, आइंस के बेस पे भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएं। अगर आप लोगों को पीरियड वाइज गिवन हो तो ग्रुप सेकंड और ग्रुप 5 में जो है ये मसला है, और अगर इसके अलावा उन्होंने आइंस गिवन हो तो आइंस को आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिसाइड करना है, और अगर आपको आइंस भी गिवन ना हो, एलिमेंट भी गिवन हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो फिर आप लोग इस पे डिसाइड करें कि यहाँ पे मैंने जो है कौन सा क्या सेलेक्ट करना है। आप लोगों ने जो है इन चीज़ों को फिर देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3s1, यहाँ पे ये 3s2, ये 3s2 3p2, और यहाँ पे आप देखिए ये 3s2 कंप्लीट डिफरेंट है, लेकिन ये 2p3 ये हाफ हेड है। आप इसमें कंफ्यूजन है कि कंप्लीट डिफरेंट इज मोर स्टेबल देन द हाफ हेड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा डेफिनेटली जो है उस पे न्यूक्लियर पोल कम होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को डिटैच करना आसान होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी, तो वो इस जो कंपाउंड ए बी सी और डी में ऑप्शन है तो वो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अगर आप प्रीवियस पेपर को देखें तो प्रीवियस पेपर में जो है ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अच्छा ये जो है मतलब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को लिख देता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो जिन एलिमेंट्स की जो है एलिमेंट्स जो है मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ वो आप लोग ज़हन में रखें। एलिमेंट्स ये जनरल पॉइंट्स हैं, हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो दे आर फर्स्ट दे आर कॉल्ड मेटल्स, इनको मेटल्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल जो होते हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जो है बहुत ही लो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होगी। अच्छा द थर्ड वन ये है कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द फोर्थ पॉइंट ये है दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। नो ऑक्सीडेशन द टेंडेंसी of an element to release electron, they are called oxidation potential, ये oxidation potential जो है डिस्क्राइब होगा। एंड द फिफ्थ वन ये है अगर आप लोग और से देखें तो वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, वो ये है they have described a more electropositive, they have described more electropositive, least electronegative and more electropositive, they have described as a more electropositive, ये more electropositive डिस्क्राइब यहाँ पे होंगे। तो आप लोगों ने भी है इन पॉइंट्स को भी ज़हन में रखना है कि एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर कॉल्ड मेटल्स, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो उसके रिवर्स होगा, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, दे आर कंसीडर्ड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनका हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिस्क्राइब होगा। और तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो उनके लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन करनी है कि जो आप लोगों के पास क्या है नॉन मेटल में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिन एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा सो दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, उनको जनरली हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। they are more electronegative, they are more electronegative, ये क्या होंगे, more electronegative होंगे। they are good oxidizing agent होंगे, they are described as a good oxidizing agent। and the second one they have more reduction potential, इनका reduction potential ज्यादा होगा, and they are considered to be more electronegative, वो more electronegative डिस्क्राइब होंगे। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप ज़हन में रखें।
और ये भी जो है अगर आप लोग और से देखिए तो हमने जो मतलब ये कि लेक्चर सीरीज़ का जो यहाँ पे डिस्कशन का आप लोगों के साथ पहले भी की है, और ये लेक्चर सीरीज़ का एक अदर जो है लेक्चर है। अगर आप लोग गौर से देखें हमने जो लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है, तो आप लोगों के लिए साथ साथ जो है आप लोगों को ये भी कहूँ कि जब 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए आप लोगों के केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो फिर उसके बाद फिजिक्स हो जो भी है आप लोगों के 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, फिर आप लोगों के लिए क्या होगा 100 क्वेश्चन का जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपके लिए फ्री होगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस के लिए होगा कि आप लोगों ने किस तरह उस पर प्रैक्टिस करना है। ये भी आप लोग जहन में रखें। ये तो हम जो है फिलहाल जो है आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करें कि आप लोगों के जहन में जो है जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करनी है, आप लोगों ने किस तरह क्रिटिकली थिंकिंग करनी है। ईटा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। ईटा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है। ईटा में सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग करें टॉपिक पे आपने जो है, अगर आप लोग उनको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम्स जो है और पीरियड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड द ट्रेंड्स के आप ट्रेंड्स में किस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये है कि हमने इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है 100 क्वेश्चन हर 2 चैप्टर के बाद जो रिपीटर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे जो है फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, इन सबको जो है प्रैक्टिस में लेके इनको प्रैक्टिस करवानी है। और ये जो है MCQ टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। हर 2 चैप्टर्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेंगे और उन पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और उनके लिए आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो है फ्री टेस्ट होगा। और जो बाहर से जो हमारे स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप लोग प्लीज़ इस टेंशन में मत रहें कि हमने पे करना है या नहीं करना है। उसके लिए आप लोग, हमें पता है कि कौन स्टूडेंट हमारे जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, तो जो भी रजिस्टर्ड है वो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन चीज़ों की तरफ मत जाएं, ठीक है। तो ये टेस्ट भी आप लोगों ने करने हैं, फ्री करने हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। ये मैं बता रहा हूँ, बार बार स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होती है कि आप लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग हमने करनी है, ठीक है। खुश रहें, कामयाब रहें और अपनी मेहनत करें और स्मार्ट बनने की कोशिश करें कि हम जो है आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।